हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों ही लगभग एक समय पर विकास यात्रा में चलना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद से क्या अंतर आ गए हैं और क्यों अंतर आ गए हैं इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले चीन में किस तरह की विकास नीतियां रही हैं और उसका क्या परिणाम रहा है उसको एक बहुत जल्दी संक्षेप में इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। हमारा वही चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों का। ठीक, अच्छा, तो चीन में हुआ क्या? चीन में जो विकासात्मक नीतियां थी ना, सॉरी, इन नीतियों में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चीन का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो राजनीति करने का पूरा सिस्टम बना हुआ था, वो एक फैशन था, एक ही पार्टी, वन सिंगल पार्टी रूल रहा है। तो ऐसे में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट्स को एग्जीक्यूट करना संभव नहीं होता है। हमारे एक राजनीतिज्ञ हैं जिनका नाम है शशि थरूर साहब, तो उन्होंने एक डिबेट में, चीन के एक व्यक्ति के साथ डिबेट हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, भारत में अगर आपको रोड बनानी है तो आपको बहुत सारे लोगों से समझौता करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि लोग विरोध करने लगते हैं कि नहीं आप इधर से रोड नहीं निकालोगे या इधर से नहीं निकालोगे। चीन देखता है, मैप देखता है, सीधे मैप में रोड बनाता है कि यहाँ से रोड बनाना सबसे सही है, फिर बाकी भी जो लोग होते हैं वो कुछ बोल नहीं पाते। तो बहुत ज्यादा जो सत्ता है उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है वहां पर। जो एक इंडिविजुअल है या फिर लोग हैं उनके पास उस तरह का अधिकार नहीं है। तो बहुत ही निर्दयी एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे। किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको परिणाम ये हुआ था कि अभी तक के मानव इतिहास में सबसे बड़ी मानव जनित त्रासदी जिसको बोला जा सकता है वो चीन में हुआ था। ठीक, और उसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स का फायदा आगे आने वाली जनरेशंस को भी हुआ, क्योंकि उन्होंने देख लिया कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही है, ये चीज देख पाया। तो आर्थिक दृष्टिकोण से फायदा भी हुआ, लेकिन कुछ पीढ़ियों को या एक पीढ़ी को तो बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो देखते हैं क्या क्या हुआ था। सबसे पहले आप समझिए कि एक दलीय शासन, वन पार्टी रूल है, के अंतर्गत चीन गणराज्य की, गणराज्य मतलब रिपब्लिक बोलते हैं ना, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, तो एक दलीय शासन, ये चीज इसमें आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ तो कितने सारी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे में क्या हो जाता है कि स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र को, जो भी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, वो उद्यमों तथा भूमि, जो जमीन थी, वो भी लोगों की जमीन को सरकार ने ले लिया। क्या कर लिया? सरकारी नियंत्रण में लाया गया, सरकार का कंट्रोल हो गया सारी चीजों पर। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो कम्युनिज्म होता है ना, अभी अलग अलग विचारधाराएं पढ़ाऊंगा मैं आपको, कभी पॉलिटिकल साइंस में भी, अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं। तो कम्युनिज्म में ऐसा रहता है कि सब कुछ सरकार का होना चाहिए, सब कुछ समाज का होना चाहिए। ठीक है, समाजवाद का भी और ज्यादा थोड़ा सा आइडियल वर्जन जब जाते हैं तब कम्युनिज्म की तरफ जा रहे होते हैं, और ऐसे में सरकार का सब कुछ हो जाता है, व्यक्ति का कुछ नहीं रहता है। तो इसमें क्या हुआ था, जो कुछ भी था, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण, जो भी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, उद्यम थे, भूमि थी, जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। तो सब कुछ सरकार के पास चला गया, ठीक है, लोगों से लेकर के। ये हुआ। फिर क्या हुआ? क्योंकि ऐसा ही सिस्टम था उनका, वो कम्युनिस्ट सिस्टम पर ही सारी तरफ से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। दूसरा जो इनका एक्सपेरिमेंट किया गया था, इन्होंने इसको नाम दिया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। लीप समझते हैं? ऐसे करके जब कूदता है ना मेढक, तो उसको लीप बोलते हैं। कूद गए, ग्रेट मतलब लंबी कूद मार दी, और फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। तो इन्होंने ये कहा कि हम बहुत लंबी कूद आगे की तरफ मारते हैं। क्यों? कहां पर, किस सेंस में आगे की तरफ? आर्थिक विकास में आगे की तरफ। चीन उस समय पर भी यूरोप को देखता था, यूरोप बहुत आगे हुआ करता था, तो चीन को ये लगा कि यार जैसे यूरोपियन कंट्रीज इतना आगे हो चुके हैं विकास की दौड़ में, तो हम भी बहुत तेजी से दौड़ जाते हैं, बहुत तेजी से लंबी छलांग मांगेंगे और हम इनके बराबर पहुंच जाएंगे या लगभग लगभग इनके पास पहुंच जाएंगे। तो ये इन्होंने एक सिस्टम बनाया और एक प्रोग्राम बनाया, इसका नाम क्या था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये इसके अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1958 में की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य देश का औद्योगिकीकरण करना था। क्यों? क्योंकि ये चीन भी एग्रीगेरियन सोसाइटी था। एग्रीगेरियन समझते हैं? जहां पर ज्यादातर किसान हैं, जैसे भारत में ज्यादातर किसान हैं, ऐसा ही चीन में स्थिति हुआ करती थी। फिर ये सोचा गया कि जो डेवलपमेंट है वो हम तभी कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज थी वहां पर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ही डेवलप हुआ करती थी। इंडस्ट्रियलाइज मतलब जहां पर उद्योग हो चुका है, औद्योगिकरण अच्छे से हो चुका है। तो चीन ने भी सोचा कि हम बहुत तेजी से औद्योगिकरण करते हैं, और इसी औद्योगिकरण करने के प्रोग्राम का जो नाम था, बहुत तेजी से साथ में और चीजें भी की गई थी। खेती में भी हम किस तरह से खेती की एफिशिएंसी को खेती करने की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी अजीब चीज। देखो आपको बताऊं कि बहुत आप देखेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, तो ऐसा भी किया था इन्होंने। कोई एक एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट था, उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जमीन में जब हम बीज गाड़ते हैं तो हम थोड़ा ही अंदर गाड़ते हैं,
तो क्या होता है, उसकी जड़ों को ज्यादा जगह नहीं मिलती है, वो थोड़ी ही जड़ें बना सकते हैं क्योंकि ज्यादा नीचे तो है नहीं। अगर हम जमीन में ज्यादा नीचे बीज गाड़े तो उसको बहुत अच्छी जड़ें बना पाएगा, तो हमारा पौधा ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा अच्छे फल निकलेंगे या जो भी पैदावार होगी ज्यादा अच्छी होगी। जबकि उल्टा हुआ, क्योंकि ज्यादा नीचे है तो उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, बाकी सारी चीजें हैं वो उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो सॉइल होती है ना, मृदा की शक्ति होती है, वो बहुत ऊपर की पतली लेयर में बहुत ज्यादा रहती है, उसी में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। अगर आप ज्यादा गहराई में बीज को गाड़ रहे हो तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या हुआ था, पैदावार बहुत कम हो गई थी। बहुत सारे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कि, लेकिन कोशिश क्या थी, कोशिश ये थी कि हमें बहुत जल्दी से छलांग मांगनी है। और ऐसे में इस तरह के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भारत जैसे लोकतंत्र में नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप किसी भी नए एक्सपेरिमेंट का परिणाम खराब हुआ तो सरकार चली जाएगी, क्योंकि लोग वोट करेंगे। वहां पे सरकार जाने का सिस्टम ही नहीं है, एक ही दल है। तो वो इस लोगों को संताप दे सकते हैं, लोगों को कष्ट में रखा जा सकता है और काफी लंबे समय तक इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, जिसका नकारात्मक परिणाम निकला और निकला भी था उस समय पर। ठीक है, इनका क्या था, इसी में आगे समझिए उद्देश्य क्या था। औद्योगिकरण कैसे करेंगे, तो लोगों को बोला गया कि आप लोग अपने अपने घर का जो पीछे का हिस्सा है ना, जो घर का पिछवाड़ा है, उसमें कोई ना कोई इंडस्ट्री खोल लो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिसको आप उद्योग बुला सके, कुटीर उद्योग जैसा समझ लीजिए। ठीक है, तो घर के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, ये सारी चीजें हुई। अब क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किया गया। कम्यून समझ जाए, क्योंकि सारी जमीन तो सरकार ने ले ली, तो सरकार ने बोला देखो भाई ये गांव की पूरी जमीन है, ठीक, इस गांव को पूरे गांव के लोग ही जोतेंगे। क्या करेंगे, पूरे गांव के लोग ही जोतेंगे। अब लोग तो आगे जोतने के लिए, लोगों को पता है कि भैया हमें चाहे हम अच्छा जोते चाहे खराब जोते, हमें तो उतना ही फल मिलेगा या उतने ही पैसे मिलेंगे। ऐसे में लोगों के ऊपर काम का प्रेशर बनाया गया, लेकिन उनके पास इंसेंटिव नहीं रहा। चाहे आप कम काम कर रहे हो चाहे ज्यादा काम कर रहे हो, आपको आपकी आवश्यकता के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, ना कि आपके काम के परिणाम के बदले। तो लोगों को काम करने का इंसेंटिव नहीं रहा, पहली बात। और इसी में अजीबोगरीब चीजें भी देखी गई थी, जो रूस में भी हुआ था। हुआ क्या था, मान लीजिए अब इस खेत से पैदावार हुई है, ठीक है, पैदावार हुई फलों की, मान लीजिए आम है, आम लगाए गए थे, अब आम बहुत सारे आ गए। अब आम को पैक किया जा रहा है, तो सबको पता है, कोई छोटा सा एक छोटा बच्चा भी होता है गांव में रहने वाला, उसको भी पता होता है कि अगर आप पके हुए आम के साथ बाकी कच्चे आम रख दोगे तो वो भी पकना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ऐसा क्यों होता है आपको, लेकिन समझ लीजिए ऐसे में ही लोग करते क्या थे। तो नॉर्मली क्या कहा जाता है, जो आज हमारा देश है या कोई भी एक किसान है जो अपनी खुद की खेती कर रहा होता है, वो क्या करता है, जो पके पके आम उनको एक तरफ रख देता है, कच्चे कच्चे आम को एक तरफ रख देता है, तो आमों को छांट करके रखते हैं। यहां पर क्या था, यहां पर कम्युनिस्ट सिस्टम में आपको लेना देना ही नहीं है, पैदावार भी वो सरकार का है, सरकार आपको उसके बदले पैसे दे देगी। सरकार आपने कितना पैदावार की उसके बदले पैसे नहीं देगी, सरकार ने बस ये देगी आपने मेहनत की है तो आपको पैसे मिलेंगे। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन इंसेंटिव नहीं होता है। तो लोगों ने सड़े गले फलों को भी अच्छे फलों के साथ बांध करके रख देते थे टोकरियों में, और सारे फल खराब हो जाते थे, पूरी पैदावार खराब हो जाती थी, इस तरह की चीजें भी होती थी। तो क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं है। तो ऐसे में कम्यून सिस्टम प्रारंभ किया गया था। कम्यून में होता क्या था, वो ये सोचते थे कि कम्यून सिस्टम में हम ज्यादा अच्छे से बड़े क्षेत्र को एक साथ काम कराएंगे तो ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है एक टर्म इकोनॉमिक्स में, उस वजह से ज्यादा अच्छी पैदावार हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। अरे आप ऐसा सोचो, होता ही है कई बार, जैसे मान लीजिए हर सारे घरों में अलग अलग घर में खाना बन रहा है, 15 घर है, 15 घरों के लोग अगर एक साथ आ जाए तो बहुत कम मेहनत में खाना बन जाएगा। ठीक, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मानवों में, ह्यूमंस में, उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा होता, उनको आगे बढ़ता हुआ उसको कोई फायदा नहीं दिख रहा होता, फिर वो काम नहीं करते हैं और गलत तरह से काम करने लग जाते हैं। तो इन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें क्या किया था, प्रारंभ किया गया कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे, एक साथ खेती करेंगे। ठीक है, और 1958 तक आते आते 26,000 कम्यून बना चुके थे, और उन कम्यून्स में चीन की जितनी भी पॉपुलेशन थी खेती करने वाली, वो सारी की सारी पॉपुलेशन लगभग इंक्लूड की आ चुकी थी। यानी कि चीन के अंदर जितने भी खेती करने वाले लोग थे, कोई अकेले खेती नहीं करता था, किसी की खुद की जमीन नहीं है, सारे लोग सरकार की तरह समझ लिए जमीन है और उस पर खेती कर रहे हैं, उसके बदले उनको पैसे मिल जाएंगे, इस तरह का सिस्टम था। ठीक है, फिर क्या हुआ, ग्रेट लीप जो फॉरवर्ड था ना, इसमें बहुत तरह की समस्याएं आई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, कुछ कुछ बहुत सारी तरह की समस्याएं आई। फिर उसी समय पर कुछ ऐसी त्रासदी भी रही कि प्रकृति का भी थोड़ा सा सहयोग कम मिला, और 1959 से 1962 के बीच में एक बहुत बड़ा अकाल आया चीन में, जिसमें लगभग समझ जाए 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। ठीक है, हुआ क्या था, इसी में आप ये समझ लीजिए, कुछ लोग इसी को 1958 से 1962 का समय पीरियड बताते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 1959 से 1961 लिखा हुआ है, वो हमारा ऐसा समय है कि जिस समय पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो गया था, सूखा पड़ने लगा था, बारिश कम हुई थी लगातार 2-3 साल, और ऐसे में अलग अलग तरह की एग्रीकल्चरल टेक्निक्स भी अपनाई जा रही थी जो फेल करती जा रही थी,
और कम्युनिस्ट सिस्टम में भी लोग पैदावार कर भी लेते थे तो उसको इस तरह से रखते थे कि जो फसल थी वो बर्बाद हो जाती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, बहुत ज्यादा अकाल पड़ा। और यहाँ पर भी जो सरकारी पॉलिसीज थी वो काफी गंदी बोली जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा था कि सरकार के भंडार गृहों में अनाज पड़ा हुआ था लेकिन लोगों को बांटा नहीं जाता था, क्योंकि उनको स्टोर करके रखना था। उनकी अपनी पॉलिसी कि नहीं, हमें इतने समय तक स्टोर करके रखना है तो हम नहीं देंगे। तो कई लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अगर वही बांट दिया गया होता तो लोग भूख से नहीं मरते। तो इस तरह की चीजें लोकतंत्र पर नहीं की जा सकती। लेकिन आप समझिए कि कितनी बड़ी लागत लोगों को चुकानी पड़ी उस समय पर जो थे। हुआ क्या, इससे अभी तक की सबसे बड़ी मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। और इसमें सब में फायदा जो चीन को हेल्प कर रहा था वो कौन कर रहा था, तो देखिए पूरे दुनिया में 1950 के बाद से अगर आप देखोगे तो देश जितने भी थे दो वर्गों में बटे हुए थे। कुछ लोग थे जो अमेरिका के सहयोगी थे, ठीक है, कैपिटलिस्ट बोला करते हैं, पूंजीवाद। और कुछ लोग जो थे जो रूस को उस समय पर सोवियत संघ रूस कहा करते थे, यूएसएसआर क्या करता था, यहां पर आपका साम्यवाद था, कम्युनिज्म था, और चीन में भी कम्युनिज्म पनप रहा था। तो रूस ने चीन को कई जगह पर मदद करने की कोशिश की कि हम आपकी मदद करेंगे, क्यों, क्योंकि आप हमारे सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आप वो सिस्टम फॉलो कर रहे हो जो हम लोग फॉलो करते थे। तो रूस मदद कैसे कर रहा था चीन को, तो जब रूस मदद कर रहा था ना, तो रूस द्वारा मदद की जाने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत ही रूस ने अपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भेजा, एक्सपर्ट्स को भेजा, जो चीन को औद्योगिकरण प्रोसेस में काफी मदद कर रहे थे। लेकिन फिर चीन और रूस के बीच में भी झगड़ा स्टार्ट हो गया। और जब यह हुआ तो क्या हुआ, आपसी संघर्ष के कारण रूस ने औद्योगिकरण प्रक्रिया में चीन की मदद करने वाले जो भी अपने विशेषज्ञ थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उनको वापस बुला दिया। उनको बोल दिया कि आप लोग वापस रूस में आ जाओ, चीन की मदद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी बहुत बुरा परिणाम पड़ा, क्योंकि चीन के पास उस तरह के एक्सपर्ट्स थे नहीं, उस तरह की एजुकेशन उस समय पर थी नहीं। आज चीन रूस की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत है हर सेक्टर में। आप देखोगे इकोनॉमिक टर्म्स में तो बहुत ही आगे निकल गया है, सैन्य क्षमता देखोगे तब भी बहुत आगे है। तो हालांकि अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स की काउंट करोगे तो अभी भी रशिया आगे है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। मतलब जमीनी हकीकत ये है कि आर्थिक दृष्टिकोण सबसे ज्यादा मैटर करता है, उसमें चीन बहुत आगे हो चुका है, ठीक है। तो ये भी हुआ था। फिर क्या हुआ, 1965 में यहाँ के एक माओ थे, ठीक है, सबसे बड़ा लीडर माना जाता है चीन में माओ को अभी भी। तो उनका क्या था, उन्होंने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसकी शुरुआत की। इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। प्रोलेटेरियन समझ एक तरह से किसान को बोलते हैं जो आदमी खेती कर रहा होता है, तो सर्वहारा हम लोग उसको हिंदी में बोल देते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या किया गया, मतलब अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए गए। यहाँ पर यह बोलेगा कि जितने भी आपके छात्र हैं, क्या हुआ, जो भी छात्र हैं और जो शहर है ना, जो विशेषज्ञ है, उनको गांव में जाना पड़ेगा और वहां पे जाकर के काम करना पड़ेगा, और सबको ये सीखना पड़ेगा कि खेती कैसे की जाती है, ठीक है। तो एक तरह से होता है कि हम लोग हर कंडीशन में सर्वाइव कर पाए, इस तरह की चीजें की जाएंगी। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमी है, एक बहुत बड़े लेखक है युवल नोआ हरेरी, ठीक है, बहुत ही सेपियंस इन्होंने बुक लिखी है। मैंने बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब आप कभी पढ़ोगे, मैं बुक्स ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, जितनी भी पढ़ी है उनमें सेपियंस बहुत ही अच्छी लगी। तो इसमें भी ये समझ में आ रहा होता है कि स्पेशलाइजेशन का अपना महत्व है, जो इंसान जो काम कर रहा है उसको वो कर रहे हैं। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था इसी वजह से बनी है। और यहाँ पर क्या किया गया, उल्टा किया गया कि सारे लोगों को खेती करना आना चाहिए। तो इसका भी बहुत ही बड़ा परिणाम निकला। आर्थिक दृष्टिकोण से इसका भी परिणाम अच्छा नहीं निकला, लेकिन वहां पर वही था, एक तरह की तानाशाही चलती थी कि लीडर ने बोल दिया है तो सबको करना है, ठीक है। तो ये हुआ। अब इन सब का ही परिणाम था कि चीन में इस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन फिर चीन ने करवट लेना स्टार्ट किया, और वो करवट लेना स्टार्ट किया 1978 में, जैसे भारत ने करवट लेना स्टार्ट किया 1991 में, ठीक है। तो यहां पर चीन हमसे आगे निकल गया। पंचवर्षीय योजना हमने 2 साल पहले स्टार्ट कर दी थी, 1951 में ही, उन्होंने 1953 में की थी। लेकिन यहां पर भारत 1991 में शुरुआत करता है और 1978 में करता है। और साथ ही चीन अपने हिसाब से करता है, अपने मन से करता है। भारत के ऊपर तो प्रेशर आ गया था, हमारे ऊपर तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी, याद करिएगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, जब हमें अपना सोना वगैरह गिरवी रखना पड़ा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने जाकर के हमने भीख मांगी थी, हाथ फैलाए थे। उसके बाद से हमारे ऊपर प्रेशर था कि आप सुधार करिए, तो हमने सुधार किए थे। चीन ने खुद से ही सुधार करना स्टार्ट किया था, और हमसे 13 साल पहले स्टार्ट कर दिया था। क्या क्या चीजें की थी, सबसे पहले तो जो कम्युनिस्ट सिस्टम था कि ये पूरी जमीन है गांव की है, वो नहीं की गई। बोला गया जमीन सरकार की ही, लेकिन अलग अलग परिवारों को जमीन के हिस्से दिए गए, और बोला गया कि आप इसमें खेती करो, यहां पर जो भी आपका एक टैक्स बनेगा वो टैक्स आप दे दोगे, उसके बाद से अगर आपने ज्यादा अच्छी पैदावार की तो आपका फायदा रहेगा।
तो लोगों को एक इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हुआ कि अगर मैं ज्यादा अच्छी पैदावार करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले तो कुछ लेना देना ही नहीं कि पूरा तो भाई गांव का है, सरकार ले जाएगी, सरकार मुझे पैसा देगी, चाहे पैदावार अच्छी हो चाहे ना हो। तो ऐसे में क्या हुआ, लोगों को जब डायरेक्टली इंसेंटिव मिलने लगा ना तो फिर उससे पैदावार बढ़ती हुई देखी गई। तो यही चीज हुई, कम्यून भूमि को छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित किया गया, जिन्हें व्यक्तिगत घरों में आवंटित किया गया, इंडिविजुअल होम्स में, हाउसेस में दे दिया गया। ठीक है, प्रयोग के लिए दिया गया, स्वामित्व के लिए नहीं, मिल्कियत नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि आप मालिक बन गए हो, जमीन अभी भी सरकार की है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस पर खेती कर सकते हो और उसकी पैदावार जो है वो सरकार को टैक्स देने के बाद से अपने पास रख सकते हो। तो निजी जैसा ही कर दिया, लेकिन फिर भी ओनरशिप इसकी रही, सरकार की ही रही। वे निर्धारित करों का भुगतान करने के बाद भूमि से होने वाली समस्त आय को, करो आपने टैक्सेस का चुका दिया, उसके बाद से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो पूरा पूरा आप अपने पास रख सकते थे। इससे लोगों को इंसेंटिव मिला कि हम भी मेहनत करें, काम अच्छा हो, ये सोचा गया। ठीक है, ये परिणाम निकल करके आया। ऐसे दूसरा था, जो पहला चरण था उसमें तो खेती पर ही फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि चीन की भी ज्यादातर जनता थी, 75% के आसपास खेती कर रही थी उस समय पर भी। और ऐसे में जब दूसरा राउंड आया तब यहाँ पर उद्योगों के ऊपर फोकस किया गया और यहाँ पर भी एक तरह से कम्युनिस्ट सिस्टम से निकलकर के कैपिटलिज्म की तरफ ही जा रहे हैं। 1978 में आपने देखा, पहले कम्युनिस्ट सिस्टम क्या था कि सब कुछ सरकार करेगा, सारे लोग एक साथ करेंगे, ऐसा नहीं था, कम्युनिस्ट सिस्टम तोड़ दिया गया। अब क्या हुआ, उद्योगों में भी निजी क्षेत्र को वरीयता देना स्टार्ट किया गया। क्या किया गया, आरंभ किए गए निजी क्षेत्र की फर्मों, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो था उसको, और निजी क्षेत्र की जो टाउनशिप थी उनको, और ग्राम उद्यमों को माल का उत्पादन करने की अनुमति दी गई। पहले ऐसा बोला था कि आपको अनुमति नहीं है, जैसे भारत में समझिए लाइसेंस राज था, ऐसा ही वहां पर भी चीन में चल रहा था। और जब प्राइवेट सेक्टर्स को छूट दी गई तो वहां पर भी डेवलपमेंट प्रक्रिया पहले से स्टार्ट हो गई। ऐसे में जो तीसरी चीज निकल करके आती है वो क्या है, सरकार के जो स्वामित्व वाले, हमारे यहां पर बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, क्या बोलते हैं, PSEs। तो सरकार के जो स्वामित्व वाले जो भी हैं, हमारे यहाँ पर बोला जाता है इनको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, हिंदी में हम लोग उसको बोल देते हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। ठीक है, यहां पर क्या बोला जाता है, SOEs बोलते हैं। SOE का मतलब क्या हुआ, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो चीन में उन्हीं को हम लोग SOE बोलते हैं, भारत में PSE बोलते हैं। तो कोई इसमें डरने की बात नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो अब SOE में क्या हो जाएगा, अब आपने लाइसेंस दे दिया प्राइवेट सेक्टर भी काम करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर भी खुले तौर पर काम कर रहा है, तो अब कंपीट करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो जो अभी तक ढुलमुल रवैया चल रहा था, किसमें, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे उनमें, वो रवैया नहीं रहा। तो यहां से जो चीज भारत ने 1991 के बाद की, वही सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, रूप में जाने जाते हैं, को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ठीक है, किससे प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र से। पहले तो सिर्फ यही काम करते थे, इनको किसी से कंपटीशन करने की, कंपीट करने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन बाद में ऐसा नहीं रह गया। ठीक, अच्छा, और क्या हुआ, दोहरी कीमत निर्धारण। ठीक है, इसमें डबल प्राइसिंग, डुअल प्राइसिंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या हुआ था कि वहां की सरकार पहले सारी चीजों का जो प्राइस था उसको निर्धारित करने की कोशिश करती थी, और इसी प्रक्रिया में उन्होंने ये बोला कि जो भी किसान हैं उनको भी इनपुट चाहिए होते हैं, आपको फर्टिलाइजर चाहिए, आपको बीज चाहिए, इसी तरह की बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं। ठीक है, इनको क्या चाहिए, तो इनपुट चाहिए होते हैं। तो जो सरकार ने निर्धारित कर रखी कीमत, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर ही आपको क्या क्या खरीदना होगा, जो भी आपकी आगत है, निश्चित मात्रा में आगतों और निर्गतों की निर्धारित मात्रा खरीदने और बेचने की आवश्यकता थी। आपने जो बनाया है तो आप मनचाही कीमत पर नहीं बेच सकते हो, जो सरकार ने बनाया है उसी पर आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन डुअल कैसे होगा, तो आप तो सोचोगे कि जो डुअल क्या है, ये तो सरकार ने बोला कि भाई आपको इतने प्राइस पर खरीदना है, इतने पर ही बेचना है। सरकार ने क्या बोला कि आप जितना भी बना रहे हो हमें मतलब नहीं है, आप जितना भी बना रहे हो, लेकिन आपको मान लीजिए 100 इकाई जो है वो खरीदना पड़ेगा 5 रुपए के हिसाब से, उदाहरण दे रहा हूं। ठीक, और जो आपने बना दिया है, मान लीजिए आपने 200 इकाई कुछ बनाया, और जो 200 इकाई बनाया है वो आप 10 रुपए के हिसाब से बेचोगे। सरकार ने ये लिमिट लगा दी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, पहले मान लीजिए ये जो भी आपकी ग्रामीण क्षेत्र में किसान और औद्योगिक इकाइयां थी, वो सब मिलाकर के मान लीजिए 500 इकाई बना पा रही थी, तो 500 में 100 तो इन्हें बेचना ही पड़ेगा, 5 रुपए के हिसाब से खरीदना पड़ेगा, इनपुट है, और 500 ही लगा रही थी, और मान लीजिए सब मिलाकर के 650 बना रही थी, तो उसमें 200 इनको बेचना पड़ रहा था 10 रुपए पर ही। ठीक, लेकिन बाकी का जो बचा है 450, ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहे थे, खरीद, सप्लाई और डिमांड का जो लॉ होता है वो डिसाइड कर रहा था। ऐसे में क्या हुआ, ये जैसे जैसे बढ़ता चला गया। अब क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो ये 600 से 650 से क्या चला जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब 1000 में 200 उतना मैटर नहीं करता जितना 650 में 200 मैटर करता है। क्यों, 650 ही कोई चीज है, उस पर 200 आपको तो सरकार के हिसाब से ही देना है। अब इसी में 650 के बदले अगर मान लीजिए 10,000 हो जाए, अब 10,000 में आपको 200 अगर खरीदना या बेचना भी है सरकार के हिसाब से, तो बहुत छोटा हिस्सा हो गया। तो एक तरह से
मार्केट फोर्सेस की तरफ ही शिफ्ट करते चले गए, क्योंकि जो सरकार द्वारा निर्धारित जो मात्रा थी वो उतनी तेजी से नहीं बदली जितनी तेजी से आउटपुट और इनपुट्स की जो डिमांड थी वो बदलती चली गई। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, यही जो चीज है उसे लिखी हुई है समझ लिया जल्दी से। बाकी को बाजार कीमतों पर खरीदा और बेचा जाता था, बाकी जो भी है उसको बेचा खरीदा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा बाजार में बेची और खरीदी गई वस्तुएं या आगतों के अनुपात में भी वृद्धि हो गई। तो बाजार द्वारा निर्धारित करने लगा, सरकार नहीं कर रही थी। और दुनिया में देखा गया है जहां जहां पर सरकार पहले से निर्धारित कर रही है खासतौर से प्राइसेस को, वहां पर तो दिक्कत आती है। कोई अभी तक इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं बन पाया कि वो पहले से बता दे कि कौन चीज को कितने प्राइस पर रखा जाए तो सारी चीज ठीक हो। मार्केट फोर्सेस को करने दो, ठीक है। तो ये भी देखा गया। इसी में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए थे। क्या बना दिए थे? इनको SEZ बोला जाता है। देखो ये जो होता है ना, इसको कई लोग Z पढ़ते हैं, कई लोग इसको Z पढ़ते हैं। जैसे G होता है, G की जगह Z कर देते हैं, तो SEZ भी बोलते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, Z बोलो Z बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। SEZ का मतलब क्या हुआ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसे जोन्स जहां पर मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियां होंगी, टैक्सेस को बहुत ही कम रखा जाता था और विदेशी इन्वेस्टर्स को रखा जाता था कि आप आ जाओ, आप यहाँ पे आके पैसे लगाओ। इसका बहुत अच्छा यहाँ पर देखा गया कि इम्पैक्ट पड़ा। पूरा एक स्टेट ही है जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखा था, पूरे राज्य को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया चीन ने। तो इसके लिए क्या हुआ था? विदेशी निवेशकों को। क्यों? क्योंकि जब तक आप निवेशकों को लेकर के नहीं आओगे तब तक आपके देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज उतनी तेजी से बढ़ना स्टार्टिंग कर सकती है। उसमें एक तरह का समझना आता है ना, आपको पुश करना पड़ता है, वो नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए इन्होंने किया। तो ये सारी चीजें हम लोग देखी कि चीन ने किस तरह की वहां पर क्या रणनीति रही, पहले कौन कौन सी कमियां थी, फिर उसको उन्होंने कब सुधारा, 1978 में सुधारा और किस तरह से सुधारा और उसके क्या क्या परिणाम निकले। तो हम लोग ये सारी चीज देख ली। अभी इसी चैप्टर को आगे के अगले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।